नमस्कार मित्रों, ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम अपने हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों या रियासतों को जो हराया जा रहा है और जो किस प्रकार अधिग्रहण किया जा रहा है, इस सारी घटनाओं को समझ रहे थे। पिछले लेक्चर्स में हमने बंगाल, मैसूर और मराठाओं की हार को देखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। हमने देखा था कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा धूर्तता का प्रयोग किया था, चाहे वो बंगाल को हराने की बात हो, चाहे मैसूर का मामला हो, चाहे वो मराठों की बात हो। लेकिन ब्रिटिश धूर्तता का जो सबसे निम्नतम स्तर था वो तो अभी आना बाकी था, और वो हम देखते हैं जब ब्रिटिशर्स सिंध को एनेक्स करते हैं, यानी कि सिंध का अधिग्रहण कर लेते हैं। और इस लेक्चर में हम यही चीज देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स सिंध को ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लेते हैं। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध का एक क्षेत्र है, जरा देखिएगा, ये सिंध हमेशा भारत का रखवाला रहा था। और जो भारत में पहला अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 1712 में, वो सिंध पर ही हुआ था। और ब्रिटिशर्स शुरू से ही सिंध का महत्व जानते थे, यहां तक कि थॉमस रो ने इसकी महत्ता बहुत पहले ही समझ ली थी, क्योंकि यहाँ पर एक बंदरगाह था, लहरी बंदर, उस समय के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से माना जाता था। और इसीलिए एकदम शुरुआती समय से ही सिंध में अपनी फैक्ट्री खोलते हैं अंग्रेज थाटा नामक जगह पर, और सिंध के बंदरगाहों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो फैक्ट्री थी, जो हमने बात की थाटा नामक जगह पर खोली गई थी, ये कई बार खोली गई और बंद की गई। यहां तक तो कहानी चल रही थी, लेकिन सिंध में एक बार फिर अंग्रेजों को इंटरेस्ट आना शुरू होता है लगभग 18वीं सदी के अंत में, जब सिंध में मीर फतेह अली खान शासक था और भारत का गवर्नर जनरल वेलेस्ली था। यानी वेलेस्ली के समय से ही सिंध में एक बार फिर से अंग्रेजों की उत्सुकता बढ़ती है, क्योंकि याद होगा कि पिछले लेक्चर में जब हमने कन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर पढ़ा था, उसमें देखा था कि किस प्रकार टीपू सुल्तान के साथ नेपोलियन का एक समझौता हुआ था, और नेपोलियन किस प्रकार मिस्र के रास्ते लाल सागर होते हुए भारत आने की योजना बना रहा था। नेपोलियन की एक योजना लाल सागर से आने की थी, तो दूसरी एक योजना थी जिसके अंतर्गत नेपोलियन ने टीपू सुल्तान और अफगानिस्तान के शाह जामन के साथ संधि की थी, क्योंकि वो भूमार्ग से भी आने की योजना बना रहा था। यानी कि ये उसकी अल्टरनेटिव योजना थी, प्लान बी उसका यही था कि वो भूमार्ग से भारत आ सकता है। और नेपोलियन अफगानिस्तान और सिंध के मार्ग से भारत आने की योजना बना रहा था। और ऐसे में वेलेस्ली के कान खड़े हो जाते हैं और वो अपने एजेंट्स को सिंध में भेजता है ताकि वो मीर फतेह अली से कुछ बातचीत कर पाए और फ्रांसीसियों को सिंध में आने से रोके। हालांकि फतेह अली खान जो सिंध का शासक था उस समय, वो उन एजेंट्स को भगा देता है। वेलेस्ली की उस समय बड़ी बेइज्जती सी होती है, लेकिन उसी समय के आसपास 1799 में टीपू को अंग्रेज हरा देते हैं, और हमने देखा तो टीपू की मौत हो जाती है, और ये जो सारा प्लान था, ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन अंग्रेजों का एक बार फिर कान खड़े होते हैं 1807 में, जब नेपोलियन रूस के अलेक्जेंडर प्रथम के साथ तिलसित की एक संधि करता है। क्योंकि अब तो टीपू मैदान से बाहर हो चुका है, तो नेपोलियन रूस के साथ संधि करता है, तिलसित की संधि। और इस संधि के अंतर्गत ये माना जाता था कि नेपोलियन और रूस की संयुक्त सेना भारत में संयुक्त रूप से हमला करेगी, और ब्रिटिशर्स का जो सबसे यूनिक उपनिवेश है, जिसे ज्वेल ऑफ क्राउन कहा जाता है, भारत, उस पर आधिपत्य कर लेंगे। और थल मार्ग से होते हुए रशिया का भारत में आने की जो पूरी योजना थी, इसी को ग्रेट गेम कहा जाता है इतिहास में। आगे हम देखेंगे कि इसका बहुत महत्व है। इवन जो भारत का विभाजन होता है 1947 में, उसके पीछे एक कारण यह माना जाता है कि कम्युनिस्ट रशिया को कम्युनिस्ट झुकाव वाले नेहरू के भारत से दूरी बनाए रखने के लिए बफर स्टेट की जरूरत है, और इसलिए पाकिस्तान बनाया जाता है। ये हम आगे के लेक्चर्स में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि ग्रेट गेम की शुरुआत हो चुकी होती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता है कि रशिया कभी भी भारत आ सकता है। ग्रेट गेम को समझने के लिए, क्योंकि इतिहास में ग्रेट गेम सिर्फ भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य से ही नहीं महत्वपूर्ण है, ये विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए थोड़ा सा इसे हम बैकग्राउंड में समझेंगे, और थोड़ा उस समय हम यूरोप के इतिहास को भी समझना चाहेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में हम इस पूरी बात को समझ पाएंगे, क्योंकि ग्रेट गेम की वजह से ही ये जो सिंध और पंजाब का जो सारा रीजन है, ये अंग्रेजों ने अंततः एनेक्स किया था। और बाद में ये भी देखेंगे कि गिलगित बाल्टिस्तान को एक अलग पोजीशन में रखते हुए अंत तक, 47 की बात मैं कर रहा हूं जब भारत आजाद हो रहा है, वहां पर हमेशा एक ब्रिटिश टुकड़ी रहती थी, क्योंकि उन्हें हमेशा भय रहता था कि रशिया कभी भी इस मार्ग का प्रयोग करते हुए भारत आ सकता है। तो हम बात ये कर रहे थे कि जब हमें ग्रेट गेम को समझना है, तो पहले उस समय की, यानी कि जब ये ग्रेट गेम शुरू हो रहा है, यानी कि 1807 में जब नेपोलियन और अलेक्जेंडर के बीच में संधि हो रही है, उस समय हम चलते हैं जरा यूरोप की स्थिति को समझेंगे, क्योंकि वहीं से हमें इसका आइडिया लगेगा। क्योंकि उस समय यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद का समय था, और नए नए राष्ट्र राज्य बन रहे थे, राष्ट्र अपनी सीमाएं
बदल रहे थे। यहां तक कि अगर हम इंग्लैंड की भी बात करें तो इंग्लैंड 1801 में आयरलैंड का विलय 1801 में इंग्लैंड में हो रहा है, या फिर यूके में हो रहा है, यूं कह लीजिए। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड मिलाकर यूके बनता है। तो ये जो आयरलैंड था, ये 1801 में विलित कर लिया जाता है। हालांकि इसका कुछ पार्ट 1920-22 के आसपास यूके से अलग हो जाता है और केवल उत्तरी आयरलैंड का ये इलाका ही यूके का हिस्सा अब रह गया है। लेकिन 1801 में ये सारा आयरलैंड मिलाया गया था। हाँ, 1920-22 के आसपास, अगर मैं सही हूं तो आप लोग चेक करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। यूं समझ लीजिए कि एग्जैक्ट वो क्या समय था कि उत्तरी आयरलैंड बस बचता है यूके का हिस्सा, बाकी के आयरलैंड स्वतंत्रता संग्राम उनका होता है आयरिश लोगों का, और वो बाकी के आयरलैंड को मुक्त करा लेते हैं यूके से। इसे जरा चेक करिएगा कि क्या वो डेट थी 1920 या 22 के आसपास कोई डेट थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कुल मिलाकर अब हम लोग तिलसित की संधि और ग्रेट गेम पर आते हैं। हम ये बताना चाह रहे थे कि यूरोप उस समय उग्र राष्ट्रवाद की गिरफ्त में था। ऐसे में ब्रिटिश सत्ता का सजग होना स्वाभाविक ही था। अब समझिए, अगर हम ग्रेट गेम की बात करें और देखें कि नेपोलियन और रशिया स्थल मार्ग से आते हैं, तो उनके पास दो रास्ते थे। एक तो ईरान और सिंध से होते हुए तथा दूसरा अफगानिस्तान और पंजाब से होते हुए। और याद करिए, उस समय अंग्रेजों की ब्रिटिश सीमा को सुरक्षित रहने का एक तरीका क्या था? वो एक पॉलिसी का प्रयोग करते थे जिसे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कहते हैं, जिसे हम आगे के लेक्चर्स में विस्तार से समझेंगे। उसके अंतर्गत ब्रिटिश सत्ता अपनी सीमा से लगे हुए स्टेट्स को बफर स्टेट की तरह देखती थी, क्योंकि वो बफर स्टेट ही उसकी सुरक्षित सीमा की गारंटी होते थे। ऐसे में नेपोलियन के आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इन दो मार्गों का देखिए नेपोलियन या रशिया प्रयोग कर सकता है, तो क्या करता है लॉर्ड मिंटो, जो उस समय भारत का गवर्नर होता है, वो क्या करता है कि काबुल, लाहौर, सिंध और तेहरान, यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान, इन सारी जगहों पे अपने प्रतिनिधि मंडल भेजता है। और इसी प्रतिनिधि मंडल की जो वार्तालाप होती है, उसमें जो सिंध में प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है, उसमें एक ब्रिटिश अधिकारी होता है निकोलस स्मिथ। और निकोलस स्मिथ सिंध के साथ ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप या शाश्वत मित्रता की संधि कर लेता है, जिसके अंतर्गत सिंध के अमीर फ्रांसीसियों को सिंध से बाहर रखने पर सहमत हो जाते हैं। उसके बाद सिंध के साथ अंग्रेजों की एक संधि 1832 में होती है, क्योंकि देखिए बाद में 1815 में नेपोलियन हार जाता है और ये मामला फिर से थोड़ा ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो फिर सिर्फ व्यापारिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कुछ 1832 में सिंध के साथ अंग्रेज एक और संधि करते हैं, जिसमें कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। अब अंग्रेजों और सिंध के साथ रिलेशन में एक बार मोड़ फिर आता है जब लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बनता है, और यहीं से ग्रेट गेम का अगला हिस्सा शुरू होता है। क्योंकि फ्रांस तो ग्रेट गेम से बाहर हो चुका था, क्योंकि नेपोलियन हार चुका था और मर चुका था अब तक तो। और ब्रिटिशर्स का मानना था कि नेपोलियन मर गया, लेकिन रूस की अभी भी आक्रामक नीति रहेगी ब्रिटिश इंडिया के प्रति, और कभी भी रशिया भारत की ओर अपना रुख कर सकता है। उसका रीजन रशिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन थी। जरा रशिया के अगर हम मैप को देखेंगे तो हम पाएंगे कि रशिया जो एक मोटा मोटा एक लैंडलॉक कंट्री है। हालांकि उसका एक भाग आर्टिक ओशियन से लगा है, आप देखेंगे, लेकिन जो आर्टिक ओशियन का जो हिस्सा है, वस्तुतः व्यापार की दृष्टि से उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि प्राय वो बर्फ से जमा रहता है। तो रशिया की यही प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि वो एक्सेस ऑफ सी नहीं वो कर पाता, जिसकी वजह से वो व्यापार में पिछड़ता अपने को महसूस करता है। और आज भी जो जियोपॉलिटिक्स आप पढ़ेंगे, और उसमें भी रशिया का बहुत बड़ा कंसर्न है कि किसी तरह वो सी के एक्सेस को प्राप्त किए रहे। और यही आप अभी हाल में देखेंगे 2014-15 में जब वो यूक्रेन से युद्ध लड़ता और क्रीमिया को अधिग्रहण करता है रशिया, उसके पीछे भी उसका यही कंसर्न था। या फिर भारत और ईरान जैसे देशों के साथ ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो बनाने की बात चल रही है, उसके पीछे भी रशिया का यही इंटरेस्ट है। हमने पहले लेक्चर में बात की भी थी कि कैसे हिस्ट्री आज की समस्याओं से जुड़ता है, तो उसमें से ये वाली जो समस्या है, जो रशिया की समस्या है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी हिस्ट्री पढ़ें उसमें कॉन्सेप्ट तो महत्वपूर्ण होते हैं जो हमें प्राय किताबों में मिल जाते हैं, लेकिन जो कनेक्टिविटी है आज के समय की परिस्थितियों के अनुसार, जो कनेक्टिविटी है, यही हमें सीखना है। चलिए विषयांतर हो जाएगा। हम कुल मिलाकर फिर आते हैं 19वीं सदी की परिस्थिति में, जिसमें माना जाता था कि अपनी लैंडलॉक स्थिति से निकलने के लिए रशिया अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव बनाकर ब्रिटिश इंडिया में घुसकर इस रास्ते का प्रयोग करते हुए, देखिए, ब्रिटिश इंडिया तक आएगा ताकि उसे
समुद्र का एक्सेस मिल सके, सी का एक्सेस मिल सके। और रशिया अगर ऐसी हिमाकत करता है तो ब्रिटेन को पता था कि भारत, जो ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था, वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि रशिया की भी आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी हमेशा से रही है। इस स्थिति में एक बार फिर ऑकलैंड अफगानिस्तान को बफर स्टेट की तरह देखता है और वहां के शासक दोस्त अली मोहम्मद से किसी समझौते तक पहुंचना चाहता है। परंतु दोस्त अली मोहम्मद समझौता करने की एवज में चाह रहा था कि अंग्रेज उसे पेशावर, जो 1934 में रणजीत सिंह ने उसे छीन लिया था, वो दिला दे, रणजीत सिंह से लेकर दोस्त मोहम्मद को दिला दें। लेकिन अंग्रेज ऐसा करने में अपने को असमर्थ पाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि रणजीत सिंह बहुत ही शक्तिशाली राजा है। अब थोड़ा सा चल के देखते हैं कि आखिर पेशावर क्यों इतना महत्वपूर्ण था। अब जरा पेशावर की स्थिति को हम देख लेते हैं कि आखिर वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था। वो चाहे रणजीत सिंह के लिए चाहे फिर अफगानिस्तान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो अगर हम आज के पेशावर की बात करें तो ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये है उसकी लोकेशन। तो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पाया जाता है, या फिर खैबर पख्तूनवा भी उसे कहते हैं इस प्रोविंस को, ठीक है, जो उसकी राजधानी पेशावर है। देखिए ये देखिए लोकेशन। और ये जगह हमेशा से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक तो ये बहुत उपजाऊ जमीन यहाँ पाई जाती है, साथ ही जो खैबर पास है, जो से भारत में एंट्री का गेट माना जाता था मध्य एशिया से, वो यहीं से गुजरता है। तो ऐसे में भारत में एंट्री ना हो पाए, इसलिए हमेशा से रणजीत सिंह ये चाहते थे कि ये इलाका उनके हाथ में रहे, इसलिए 1934 में उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और इसलिए उसकी इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन थी, इसलिए अंग्रेज भी जानते थे कि रणजीत सिंह ये कभी वापस करने वाले हैं नहीं दोस्त मोहम्मद को। और अंग्रेजों को पता था कि दोस्त मोहम्मद को दिलवा नहीं पाएंगे, और यही वजह थी कि अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद से कोई भी वादा नहीं किया कि वो पेशावर दिलवा पाएंगे। यहां तक आप बात समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर दोस्त मोहम्मद के साथ जो वार्ता चल रही थी अंग्रेजों की, वो पेशावर के मुद्दे पर आकर वो वार्ता टूट जाती है। अब ऑकलैंड भी ये समझ गया था कि अगर अफगानिस्तान को अपने पाले में करना है तो अब दोस्त मोहम्मद को सत्ता से हटाना होगा और किसी अपने आदमी को अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठाना होगा। और ऐसे में अंग्रेजों की नजर पड़ती है शाह शुजा पर, जो 1809 में अफगानिस्तान की गद्दी से हटा दिया गया था और लुधियाना में अंग्रेजों की पेंशन पे रह रहा था। तो जब शाह शुजा मिल जाता है तो अंग्रेज अफगानिस्तान पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अफगानिस्तान तक पहुंचने से पहले अंग्रेजों को सिंध और पंजाब को साधना होगा, क्योंकि यही दो रास्ते हैं जहां से उन्हें अफगानिस्तान पहुंचना है। अब जरा आप खुद ऑकलैंड बनकर सोचिए कि ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे सिंध और पंजाब के साथ। सबसे अच्छा तो आप ये चाहेंगे कि सिंध और पंजाब हमारे साथ कोई सहायक संधि कर ले। इससे एक तो सैनिक टुकड़ी इन इलाकों में आराम से रह सकेगी इनके खर्चों पर, क्योंकि सहायक संधि में उन्हीं के खर्चों, यानी जो राज्य सहायक संधि करता था उसी के खर्चे पे कंपनी के सिपाही वहां रहते थे। तो ठीक है, तो एक तो हमारी सैनिक टुकड़ी इन इलाकों में आराम से रह सकेगी, और जैसे ही हमें अफगानिस्तान पे युद्ध करना होगा वैसे ही हमारी सेना वहां पर कूच कर सकेगी। यानी कि सहायक संधि हो जाए सिंध और पंजाब से, ये बेस्ट स्थिति है। लेकिन अंग्रेज ये भी जानते थे कि रणजीत सिंह जैसा जो सशक्त शासक है, जो शक्तिशाली शासक है, वो कभी भी सहायक संधि नहीं करेगा। इसलिए अंग्रेज रणजीत सिंह के साथ एक त्रिपक्षीय संधि करते हैं, ट्राइपार्टाइट जैसे ट्रीटी कहा जाता है, जिसमें रणजीत सिंह होते हैं, अंग्रेज होते हैं और शाह शुजा। उसमें ये बात मनवाई जाती है रणजीत सिंह से कि वो शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठाने में मदद करेंगे, क्योंकि दोस्त मोहम्मद से तो रणजीत सिंह को भी खतरा था ना, क्योंकि दोस्त मोहम्मद लगातार पेशावर चाह रहा था। ऐसे में ऐसा कोई शासक बैठ जाए जो रणजीत सिंह का मित्र हो, तो ये रणजीत सिंह भी चाहेंगे। तो इस तरह अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को साधने की कोशिश की और 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि कर ली। अब ऑकलैंड आता है, सिंध के अमीरों से वार्ता शुरू करता है, और उन्हें कभी अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद का डर दिखा के तो कभी रणजीत सिंह का डर दिखाकर उन्हें 1839 में सहायक संधि करने पर बाध्य कर देता है। और इस तरह जब सिंध और पंजाब सध जाते हैं तब 1839 में ही अंग्रेजी सेना सिंध के मार्ग से अफगानिस्तान पर आक्रमण कर देती है। इसी को प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कहा जाता है, जिसे ब्रिटेन के ग्रेटेस्ट मिलिट्री डिजास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रिटेन की अंततः बहुत ज्यादा बुरी हार होती है। और यही कारण है कि अफगानिस्तान की भूमि को ग्रेवयार्ड ऑफ किंगडम्स भी कहा जाता है, कि जब जब कोई शासक या कोई भी देश इस पे आक्रमण करता है उसे मुंह की खानी होती है। रशिया और अफगान युद्ध में हमने देखा ही था। साथ ही अभी हाल में जब बिडेन कह रहे हैं
कि हम सितंबर में अपनी अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से हटा लेंगे, तो तालिबान खुलेआम कह रहा है कि इसमें देखिए अमेरिका हारा और हम जीते, और ये ऐसा हुआ भी। और यही कारण है कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ किंगडम भी कहा जाता है। और यही होता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में कि 1839 में जो अफगानिस्तान पे ब्रिटेन आक्रमण करता है तो शुरुआत में तो जीतता दिखाई पड़ता है, यहां तक कि शाह सुजा को ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान का शासक भी बनवा देते हैं। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद ही अफगानिस्तान के लोग गोरिल्ला युद्ध करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से शाह सुजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है और ब्रिटिश सेना को अफगानिस्तान से वापसी करनी पड़ती है। और कहा तो जाता यह है कि ब्रेंडन नाम का केवल एक ब्रिटिश सैनिक ही वापस आ पाता है। यानी कि कुल मिलाके कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह हारते हैं। और जब ब्रिटेन इस आंग्ल अफगान युद्ध में, एंग्लो अफगान वॉर में जब हार जाता है, तो हार का ठीकरा ये सिंध के अमीरों पर डालने लगते हैं। कहते हैं कि आप ही की वजह से आपने हमारे ढंग से मदद ही नहीं की। और ध्यान देने की बात है कि 1842 में ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। एक तो ऑकलैंड की जगह एलनबरो भारत का गवर्नर जनरल बन रहा था इसी वक्त 1842 में। वहीं दूसरा चार्ल्स नेपियर को सिंध का रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है इसी वक्त। और उन दोनों की यही मंशा थी कि अफगानिस्तान युद्ध में जो अंग्रेजों की जो प्रतिष्ठा कम हुई है, उसकी भरपाई इसी तरह की जा सकती है कि अब हम सिंध पर अधिग्रहण कर लें। तो होता भी यही है कि पहले तो, अब समझ रहे हैं क्यों मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में ही कहा था कि सिंध पर जो ब्रिटिशर्स की जो विजय है, ये उनकी नीचता का निम्नतम स्तर था, उनकी मक्कारी का निम्नतम स्तर था। वो इसीलिए कहा था क्योंकि यहां पर देखिए सिंध पर जुल्म की हद हो जा रही है। पहले तो उनसे जबरदस्ती सहायक संधि उन पर लादी गई थी, फिर अफगान युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना को ढेर सारा धन उन्हें देना पड़ा, संसाधन देना पड़ा, सारा कुछ उन्होंने उपलब्ध कराया। और जब ब्रिटेन अफगानिस्तान में हार गया तो एक तो उन पर ठीकरा फोड़ता है सिंध के अमीरों पर, और साथ ही खींच निकालने के लिए ब्रिटेन सिंध पे आक्रमण कर देता है। साथ ही सिंध के अमीरों पे आरोप प्रत्यारोपण करना शुरू कर देता है। और अंत में चार्ल्स नेपियर ने 1843 में एक छोटे से सैन्य अभियान के माध्यम से सिंध का अधिग्रहण कर लिया, यानी कि एनेक्सेशन ऑफ सिंध भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 1843 में। और इस घटना के ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी बहुत निंदा की है। ये घटना इतनी निकृष्ट मानी जाती है इतिहास में कि खुद ब्रिटिश इतिहासकार इसकी बहुत निंदा करते हैं। यहां तक कि एल्फिंस्टन कहता भी है कि अफगानिस्तान से वापस आकर ये अंग्रेज एक निर्दयी पुरुष की भांति बन गए थे, जो गली में जब मार पड़ी हो तो खींच में आकर घर पर आकर अपनी पत्नी को पीटता है। यही हालत देखी थी जब अफगानिस्तान में अंग्रेजों को मार पड़ती है तो घर पर आके अपनी पत्नी, जो उसकी सारी बातें मान रही थी, उसी को पीटने लगता है, क्योंकि सिंध देखिए सारी बातें मान रहा था अभी तक। तो सिंध का पर जो आक्रमण है इतिहासकार ऐसे ही वर्णन करते हैं। यहां तक कि चार्ल्स नेपियर, जिसने सिंध के अभियान का नेतृत्व किया था और जो रेजिडेंट था सिंध का, वो खुद अपनी डायरी में लिखता है, वो लिखता है, वी हैव नो राइट टू सीज सिंध येट वी शैल डू सो and a very advantageous, useful, human piece of rascality it will be। यानी कि हमें सिंध को अपने अधीन करने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण नीचता होगी। यानी कि अपने ही कामों को नीचता वाला काम बता रहा है, क्योंकि ये ऐसा था भी। और इस तरह अंग्रेजों ने एक बार फिर अपनी धूर्तता का परिचय देते हुए भारत के एक अन्य प्रांत यानी कि सिंध का अधिग्रहण कर लिया। अगले लेक्चर में हम अंग्रेजों की पंजाब पर विजय को समझेंगे और देखेंगे कि वो पंजाब का एनेक्सेशन अंग्रेज कैसे करते हैं। वो भी धूर्तता की एक कहानी ही है और इसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।